इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का हार्दिक स्वागत होगा क्या? मैं तो लेके जाऊंगा, हम्म। बिल्कुल जाऊंगा। बेस्ट टीम को लेके जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है वो 15 साल का है, 16 साल का है? क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास अब कौन से खिलाड़ी हैं? मुझे ना ओडीआई में वैभव सूर्यवंशी और ज़्यादा डेंजरस लगता है। क्यों? 50 ओवर में आप अच्छा हो, बट आप वन ऑफ द बेस्ट टीम हो, द बेस्ट टीम नहीं। वैभव सूर्यवंशी के साथ भी वैसा है, विराट के साथ या रोहित के साथ ऐसा नहीं था। बिल्कुल। कुछ ऐसे इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ। इनका वक्त हो गया है क्योंकि सामने आपके वैभव सूर्यवंशी है, यशस्वी जायसवाल है। जायसवाल का भी आप देखिए, आप पिछले 3 ओडीआई में से 200 हैं उनके। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार अब इनको खुद ब खुद रास्ता छोड़ देना चाहिए, जगह छोड़ देनी चाहिए। किसी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार तो है नहीं, कोई भी जगह, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, आपको जज किया जाएगा बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। अगर आपको और मुझे बेस्ट टीम चुननी है तो आपको अपने बेस्ट 3 ओपनर लेके जाना है। मैं रोहित के नज़रिए से देख रहा हूँ, उसकी भी अरमान है, वो चाहता है एक 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते, जो उसका हक है यार। और वो उसके लिए लड़ रहा है, उसने वेट लॉस भी किया है, फिट भी है, रन भी बना रहा है, तो वो लगा हुआ है, लगेगा। बाकी चीज़ आई थिंक रोहित और उनके फैंस को भी एहसास होगा कि जज तो करेगा। ये चिंता सेलेक्टर्स में है कुछ समय से कि यार हार्दिक पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यहाँ पर उनको ये चिंता रही है। बट जो चर्चा चल रही है हार्दिक की, 3-4 टीमों के नाम आ रहे हैं, क्या वहाँ कुछ है, जानकारी मिली है क्या चल रहा है सीन? क्योंकि दिल्ली का पिछले दिनों कुछ क्लियर हुआ है, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव ट्रेड हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोल इस वक्त युवराज सिंह ने निभाया। मैं आपको अभी एक और चीज़ बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। इंडिया के पास ऑनेस्टली मैं कहूँ, मतलब जीत जाए तो अच्छी बात है, बट वो टीम नहीं दिख रही है कि आप चैंपियन बन पाओ। आपको उस दिन चढ़कर खेलना पड़ेगा, ऑल और नथिंग वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी, और होप करो कि ऑल वाली रिजल्ट आए। श्रीशांत के कुछ बयान वायरल हैं, कुछ क्विक रिमार्क्स अगर आप पास करना चाहें। नहीं, श्रीशांत तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, भजन सिंह भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। एक हफ्ता अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट बोलो ना यार, अवार्ड में तो मिला है। हाँ, बात तो सही है, अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट बल्ला बोल। तो ये जो हफ्ता बीता उसमें सर आ गए हैं पहाड़ का सुख लेकर के, वादियों से एकदम घूम घाम के आए, रिचार्ज होकर आए हैं। हाँ। और क्रिकेट की भी कई घटनाएं इस बीच घटी हैं, है ना। टॉक ऑफ द टाउन वैभव सूर्यवंशी, कैमरा जिनके पीछे पीछे धूमकेतु बन के चलता है ना। और श्रीलंका के साथ वो मैच श्रीलंका ये वाले में हुआ, कंट्रोवर्सी हुई और फाइनल में करारा जवाब उन्होंने दिया। तो अपन थोड़ा आज डिस्कस करेंगे कि क्या वैभव सूर्यवंशी अब 50 ओवर फॉर्मेट के लिए तैयार हैं, और क्या इसी हफ्ते उनका इंटरनेशनल डेब्यू होने वाला है ना। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंग्लैंड टूर के लिए ओडीआई सीरीज अनाउंस हो गई है। हार्दिक पांड्या उस टीम में शामिल नहीं हैं। हार्दिक के विकल्प को तैयार करने की बात कही जा रही है, तो हार्दिक का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, इस पे भी अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से हार चुकी है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उन्हें अभी। तो क्या रास्ता बचता है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं, इन सब पे थोड़ा अपन बातचीत करेंगे। सर वेलकम बैक। थैंक यू। वो सेटिंग और इस सेटिंग में काफ़ी फ़र्क है ना। जलन हो रही थी मुझे आपको देखकर। नहीं, अच्छा था, एक ब्रेक ली थोड़ा। नहीं, ज़रूरी है वो तो, पहाड़ों में बिल्कुल। लेकिन इतने टूरिस्ट घूम रहे हैं आजकल, बहुत प्रॉब्लम है। अब ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा ना जहाँ बहुत अनएक्सप्लोर्ड जो है, हाँ। लोगों को जो मालूम नहीं हो। इंटरनेट होने से ना ये भी नुकसान एक है, रील डाले जा रहे हैं सब। रील डाले जा रहे हैं, और सब मतलब चिल करने नहीं जाते हैं, रील डालने के लिए जाते हैं। ये दिक्कत है। सही कह रहे हो। कहीं मैं एक जगह बैठा था, पहाड़ों में, एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वहाँ उसमें कुछ ये लिखा था, क्या, मेक मेमोरीज डोंट मेक रील्स, ऐसे करके कुछ एक दो चीज़ ऐसे ली। लोगों को ये बताना पड़ रहा है ना, वो मेमोरीज वो अपने फ़ोन के गैलरी में बनाते हैं। अब वो भी हमें रिमाइंड करता है ना हर साल कि आप पिछले साल इतने तारीख को वहाँ थे। पता नहीं, मुझे वीडियो से ज़्यादा फोटो की मेमोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ साल पुरानी चीज़ें अगर आप देखो तो वीडियो में उतना नॉस्टैल्जिया या उतनी यादें नहीं होती जितनी फोटो में होती है ना। ये तो फोटो देखोगे तो आप पूरा वो सीन आपके आंखों के सामने, और फिर आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो उस टाइम पे। वीडियो में ऐसा नहीं हो पाता है ना। मतलब ये इसलिए ना क्योंकि फ़ोटो एक स्टिल होता है, उसमें जितने भी डिटेल्स होते हैं
वो एक फ्रेम में कैद हो चुकी हैं। वीडियो में बहुत मूवमेंट होता है, हाँ तो डिस्ट्रैक्शन है आंखों के लिए। वो अब बहुत चीज़ें एक साथ घूमते हुए देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन फ़ोटो को आप गौर से देखो तो बहुत चीज़ें आपको नई भी दिखती हैं। अच्छा देखो ये भी फ्रेम में आ गया है। प्लस आई थिंक तभी लोग कहते हैं ना कि बच्चों को वीडियोस मत दिखाओ। क्यों ना दिखाओ? क्योंकि आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी है वो मर जाती है। आप इमेजिन करना भूल जाते हो। बचपन में किताबें अगर आप पढ़ते होगे, मुझे भी याद है जब छोटे से जब आप किताबें पढ़ते थे तो गांव का सीन है तो आप अपने खुद इमेजिन करते हो ना कैसा होगा, घर है, ये विजुअलाइज है, करते हो। विजुअलाइज करते हो सारी चीज़ें। तो आपकी स्ट्रेंथ जो है, ब्रेन पावर इमेजिनेशन है, बढ़ती है वो उससे। बढ़ती है। तो इसलिए आप जब तस्वीरें देखते हो तो आप अपने आप इमेजिन करके आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेते हो, उसी समय पे ले जाते हो, उसी जगह पे ले जाते हो और उसको महसूस करने लगते हो। वीडियो में नहीं हो पाता है ऐसा। ये तो है। हमारे लिसनर्स से हम पूछ लेते हैं, आपको भाई किस में मज़ा आता है ज़्यादा, फोटोज़ में या वीडियोज़ में? क्रिकेट के सवाल जवाब तो हम करते नहीं, ही हैं। सुनने में वीडियोस में मजा आता है, जैसे पॉडकास्ट वगैरह में मजा आता है। खास तौर पे मैं ज़्यादातर सुनता हूँ पॉडकास्ट, जैसे हमारा भी है, तो वो अपना तो नहीं सुनता खुद का, लेकिन जब लोगों कोई के और बाकी सुनता हूँ, हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे सुनता हूँ। तो गाड़ी जैसे चला रहा हूँ, लंबी ड्राइव है, आपको पता है आजकल ट्रैफिक कैसा है, 1-1 घंटे लग जाते हैं, अपना एक पॉडकास्ट ऑन कर दिया, सुनते सुनते, सही में। है ना, रास्ता निकल गया और क्या। नहीं, उसमें मुझे लगता है सुनने से भी ना एक आपका जो इमेजिनेशन है वो भी बढ़ता है। यस, हम लोगों ने बचपन में, आपने भी आई एम श्योर रेडियो खूब सुना होगा, है ना? बिल्कुल। इस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा उस कल्पना के उसमें संसार में घूम पाते हैं ना। टीवी में तो सब कुछ दिख ही जाता है। चलिए क्रिकेट पे आते हैं। फ़ायदा ये है कि पहाड़ों में मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन अब इंटरनेट हर जगह पहुँच गया है, तो स्पोर्ट्स भी देख पा रहा था। यस। वो वाला मैच जो हुआ वो देखा मैंने, हम्म जिसमें लड़ाई हुई। पिछला पॉडकास्ट ही हमारा ज़्यादातर इसी पे उसी था। पे था। और फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वो भी कुछ कुछ मैचेस देख लेता था। पूरा मैच नहीं तो हाइलाइट्स ही देख लेता। टाइमिंग का थोड़ा मसला हो जाता है ना, आप ऑफिस करते हुए हर छुट्टी मैच में को कर फॉलो सकते नहीं हो कर ना, सकते। यस, छुट्टी में तो आराम छुट्टी से में है, कर कभी भी सकते उठना हो। है। यस, ये तो है। हमने सोचा हुआ जब वो आगे के राउंड्स में पहुंचेंगे ना, वहां से देखना शुरू करूंगा प्रॉपर। अभी तो थोड़ा बहुत बस स्कोर कार्ड और ये सब देख पा रहा हूँ। बड़ी बड़ी टीमों का लोग देख रहे हैं अभी, हाँ, जैसे है ना, जैसे स्पेन का मैच हुआ, यस, अर्जेंटीना का मैच हुआ, पोर्चुगल पोर्चुगल का का हुआ। मैच, वैसे। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? वैभव से शुरू करें या हार्दिक से? जहाँ से वैभव सूर्यवंशी का हार्दिक स्वागत होगा क्या? आप है सूत्रधार। इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का हार्दिक स्वागत होगा क्या? नहीं, पहले तो उस मैच पे आते हैं, क्योंकि पिछला हमारा पॉडकास्ट पूरा वैभव सूर्यवंशी पे था। और एक चीज़ हमने इस पे चर्चा की थी कि टेम्परामेंट को लेकर, कि भाई अब क्या किया जाए यहाँ से आगे, क्योंकि बतौर खिलाड़ी तो ज़बरदस्त हैं, क्या आगे जाके उनके टेम्परामेंट का कोई फ़ायदा उठा सकता है ना, उनको चाबी लगा सकता है, परेशान कर सकता है। तो भाई उसका जवाब कुछ हद तक तो उन्होंने दे दिया। अगले ही मैच में वो वेट कर रहे थे, वही टीम आई और जो उन्होंने उनको धोया है, तो ये तो कुछ हद तक आपको बता दिया कि, और शायद टीमों को भी बता दिया कि अगर उसको आउट करना है तो थोड़ी जो रणनीति है वो आप बॉल के साथ बनाइए। ये जो ऑफ द बॉल जो कोशिश की वो बैकफायर कर गई, वो थोड़ी नाकाम रही, है ना, क्योंकि उन्होंने वो तो दिखा दिया। देखिए इतनी उम्र में तो ये भी हो सकता है गुस्से से वो धक्का भी दिया, गुस्से से आए होते मैच में और गुस्से से फिर आउट भी हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन उन्होंने गुस्सा रखा, लेकिन जिसकी हमने बात की थी, गुस्सा उतना रखा जिससे आप दूसरी टीम को नुकसान पहुंचाओ, अपने आप को नहीं, यस, है ना। और यही चीज़ एक बहुत अच्छी सिग्नल है। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी 15 साल की उम्र में हम बात करते हैं यार, मैच्योरिटी आएगी, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी की सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि हम उसको धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं, तो हर पारी देखने में मज़ा आता है, क्योंकि कुछ आप अलग सीखते हो। यस, बाकी कई खिलाड़ी हैं, विराट कोहली है, उनके बारे में आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे, क्योंकि आप उनको इतने सालों से देख चुके हो, तो आप समझ चुके हो कैसे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी है, अलग अलग अग्नि परीक्षाओं से वो गुजर चुके हैं, तो हमको पता है इस सिचुएशन में ये होते हैं, इस सिचुएशन में ऐसे होते हैं। अब वैभव के लिए तो हर चीज़ नई है, और हमारे लिए दर्शकों के तौर से अगर आप देखो तो हमारे लिए भी हर चीज़ नहीं है। तो अगेन उन्होंने कई इम्तिहान इतनी छोटी सी उम्र में पास कर लिए, ये भी उनमें से एक है। कि भाई थोड़ा उनको आपने तंग किया, परेशान किया, गुस्सा दिलाया, तो क्या उस गुस्से से वो बेकाबू हो गए कि नहीं, उस गुस्से को अच्छी तरह से चैनलाइज किया। तो उसका भी कुछ हद तक उन्होंने जवाब दे दिया कि वो चैनलाइज अच्छी तरह से किया, और वो गुस्सा नज़र भी आया। हालांकि मैच के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इस सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा था, मैंने बस इस चीज़ पे ध्यान दिया कि यार ये दौरा मेरे लिए उस मुताबिक नहीं जा रहा है जैसी मुझे अपने आप से उम्मीद थी,
या लोगों को मेरे से उम्मीद थी। तो मैं कोचेस के साथ बैठा और मैंने कुछ चीज़ों पे काम किया कि भाई क्यों मेरे से उतने रन नहीं बन रहे। तो कोचेस से ये बात हुई कंडीशंस को लेकर, जिसके बारे में हम भी चर्चा कर रहे थे कि यार इन कंडीशंस को भी तो आपको समझना होगा। थोड़ी एलियन कंडीशंस है आपके लिए। ज़्यादातर आपको फ्लैट बैट पिचेस मिल रही हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली ड्राई पिचेस है, तो कैसा खेलना। तो उन्होंने बोला, मैंने कोचेस के साथ बैठ के इस पे चर्चा की, समझा कि मैं कैसे इसको एडजस्ट करूँ, और फिर मैंने उस मुताबिक शॉट्स लगाए। खेल का अंदाज नहीं बदला, बट आई एम श्योर उसमें उन्होंने ये बदलाव किया कि वही शॉट्स खेले जाएं, बट किस अंदाज में खेले जाएं, किन एरियाज को टारगेट किया जाए, किन बॉलर्स को टारगेट किया जाए, वो सोचकर उन्होंने खेला। और यार क्या बैटिंग कर रहे थे, मतलब तबाही मचा देते हैं। 11 बॉलों में 50 रन। उनका नाम वो कमेंटेटर रहे थे, मुझे बड़ा पसंद आ गया। सुना आपने, यूनिवर्सल बेबी बॉस? बहुत अच्छा लगा, यूनिवर्सल बॉस, यूनिवर्सल बेबी बॉस। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा नाम, यूनिवर्सल बेबी बॉस से उनको बोलूंगा, है बेबी बॉस यार। एक पिक्चर भी आई थी बेबी बॉस, बड़ी जबरदस्त, देखी आपने? बेबी ड्राइवर मैंने देखी है। बेबी बॉस यार, अच्छा, बेबी ड्राइवर भी बहुत जबरदस्त पिक्चर है, वो मैंने देखी, वो तो बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है। लेकिन यार एक टाइम पे तो जब वो बैटिंग कर रहे थे, प्रोजेक्टेड स्कोर पता कितना आ रहा था? 670, 827। प्रोजेक्टेड स्कोर 827 था। किसी और दुनिया में खेल रहे हैं वो। और किसी दिन यार चलो आउट, ऐसे हाई रिस्क क्रिकेट में तो आप आउट हो गए ही हो गए, खुदा ना खास्ता किसी दिन वो नहीं होते आउट, उस टीम की बदकिस्मती है जिसके साथ ऐसा होगा। कोई एक ऐसा दिन आ गया जहां आप जैसा खेल रहे हो करे यार, कोई कैच भी नहीं हो रहा, एक भी गलत शॉट नहीं आ रहा। सोच सकते हो 800 रन, 900 रन, ये मुझे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिला दी। 175 रन जब बनाए थे, वो भी 20 ओवर के अंदर अंदर बना गए थे, तब तो मुझे यकीन हो गया था आज 300 रन आ रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट आने वाली है, यूथ ओडीआई उसको कहते हैं। बट उस वक्त 175 पे आउट होगा, और ज्यादातर 100 में से 99% टाइम जब इतनी हाई रिस्क आप क्रिकेट खेलते हो तो आप आउट कभी ना कभी तो हो गई। बिल्कुल। लेकिन वो 1% दिन ऐसा हुआ जिस दिन आउट ही नहीं हो रहे हो, 40-45 ओवर तक खेल गए, सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ आपके पक्ष में आ गए, तो फिर आप तबाही मचा दो। 800 रन। सही बात है, अब तो टेस्ट क्रिकेट में 800 नहीं बनते हैं। बताओ, सही में वनडे क्रिकेट। और ये संजय मांजरेकर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मतलब हालांकि ट्रोल भी हुए हैं सोशल मीडिया पे पिछले मुकाबले में जो उनका कंडक्टर रहा वैभव का, उसके बाद जो संजय ने कहा था, तो अब उन्होंने कहा है कि मुझे ना ओडीआई में वैभव सूर्यवंशी और ज़्यादा डेंजरस लगता है। क्यों? क्योंकि T20 में तो आपके पास 6 ही ओवर होते हैं पावर प्ले के, यहाँ तो आपको 10 मिल रहे हैं, तो 6 में जब आप इतनी तबाही मचा रहे हो और 10 में तो फिर आप क्या ही करोगे। हाँ, 10 के आपका पूरा पावर प्ले है, उसके बाद भी सिर्फ 4 फील्डर बाहर होते हैं। 4 ही होते हैं। तो 40 ओवर तक सिर्फ 4 फील्डर बाहर है, जो भी एक बहुत फर्क पड़ता है। T20 में तो आप 5 कर देते हो, 6 ओवर के बाद 5 आपके बाहर चले गए, क्योंकि 4 आपको अंदर रखने। यहाँ पे सिर्फ 4 बाहर है, एक फील्डर और अंदर होना वो भी एडवांटेज है। तो मैं ये चीज़, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, ये मैंने पहले भी कहा था, हमारी काफ़ी स्पोर्ट्स टुडे पे चर्चा होती है, तो मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं उनका कहना था नहीं यार जल्दबाजी कर रहे हो आप, वनडे क्रिकेट कर रहे हो। मैंने तब यही चीज़ कही थी, मैंने यही कहा था कि यार देखो T20 क्रिकेट में तो 6 ओवर का पावर प्ले है, यहाँ पे 10 ओवर का उसको पावर प्ले मिलेगा, उसके आगे भी वो रन बना सकता है। तो आप सोचो वनडे क्रिकेट में कितनी तबाही मचाएगा। और मैंने दूसरा कहा था कि देखो अभी आपको लग रहा है नहीं बहुत जल्दी हो रहा है, अभी तो एक मैच भी नहीं खेला, वनडे की आप बात करो, लेकिन मैंने तब कहा था अभी ट्राई सीरीज जब हो रही है एक ही, उसमें देख तो लो क्या करता है। फर्ज करो वहाँ तबाही मचा दी उसने, तो आप क्या कहोगे, इंडिया टीम में नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो और अगर T20s में भी अच्छा कर गया इंडिया के लिए, तो आप क्या कहोगे, बाहर रखना है? नहीं, आप नहीं कर सकते। मेरा वही कहने का मतलब है कि यार एक टैलेंट अगर आ रहा है, और जिस तरह का ये टैलेंट है, जनरेशनल टैलेंट है, ये कोई बहुत और टैलेंटेड प्लेयर्स आए, लेकिन ये तो कुछ अलग ही चीज़ आया ना, जंगल में अलग ही जानवर बिल्कुल आया है कि नहीं। तो इस तरह का खिलाड़ी अगर लगातार रन बना रहा है और इस अंदाज में अगर रन बनाता गया, तो आप कैसे उसको किसी भी फॉर्मेट से बाहर रख सकते हो। और क्योंकि आपने वनडे की बात की, बड़ी दिलचस्प बात है, मैच के बाद उनसे ये सवाल पूछा गया था कि यार आप तो हमें लगता था T20 के हो, तो वनडे में भी आप ऐसा खेलेंगे। उनको इतना पसंद नहीं आया सवाल। उन्होंने कहा कि लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं वनडे क्रिकेट भी काफ़ी खेला हूँ, और मैं देख रहा था करीब 38
वनडेज खेल चुके हैं जिसमें यूथ और सीनियर लेवल के लिस्टें जोड़े हुए हैं। तो 38 ठीक ठाक नंबर है, ठीक ठाक उनका रिकॉर्ड भी है उस फॉर्मेट में। मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप की यहाँ पर चर्चा की, तो यार वो ये फॉर्मेट में भी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। और आपको क्या चाहिए, अब तो एक अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है ना, अच्छा स्टार्ट वो देगा। बाकी जैसे तिलक वर्मा और ऋतुराज संभाल रहे थे इंडियन टीम में, आपके विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल संभालेंगे उसके बाद। बट स्टार्ट अगर वैसा मिल गया तो फिर आप सही बात है चाहोगे। मैंने क्योंकि ये जो हमारी चर्चा यहाँ चलती थी अंग्रेजी में, वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए ही चल रही थी कि 27 वर्ल्ड कप में। मैंने तभी भी कहा कि यार उसमें 1.5 साल है, अगर ये लड़का 6 महीने में लगातार रन बनाता गया तो क्या मैं 27 वर्ल्ड कप में जाऊं जानते हुए कि मेरे पास एक मतलब सबसे बड़ी तोप है जिससे मैं वर्ल्ड वॉर जीत सकता हूँ, पर मैं वर्ल्ड वॉर में जा रहा हूँ, मैं कह रहा नहीं वो तोप को घर पे ही रख के आता हूँ क्योंकि मेरे पास बाकी हथियार भी अच्छे जीते हूँ, बट चांस क्यों लूँ? बिल्कुल, तोप है तो लेके जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, बेस्ट टीम को लेके जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है वो 15 साल का है 16 साल का है, क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास अब कौन से खिलाड़ी हैं, ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बट लेके तो मुझे बेस्ट ही टीम जानी है ना यार, जो हमें जिता सके। एग्जैक्टली। मैं देखो T20 में तो आप फिर भी मैं मानता हूं कि दुनिया की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 टीम हो, ठीक है, कोई उसमें विवाद है ही नहीं है, इंडिया इज क्लियर कट। बट ओडीआई में तो यार कांटे की टक्कर है, 3-4 टीमें हैं ऑन अ गिवन डे। वर्ल्ड चैंपियंस भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है और 50 ओवर में आप अच्छा हो, बट आप वन ऑफ द बेस्ट टीम हो, द बेस्ट टीम नहीं हो। तो अगर आप द बेस्ट टीम बन सकते हो और अगर ये फॉर्म बड़ा ये खिलाड़ी दिखाए और यहाँ ये कर सकता है, और अगर आपको वो द बेस्ट टीम बना सकता है तो आप उसको छोड़ के क्यों जाओगे? बिल्कुल नो ब्रेनर। हाँ, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि यार नहीं अभी टाइम आएगा। ठीक है, टाइम आएगा, बट जब वो इस अंदाज में खेल रहा है तो यार टाइम आ गया ना। हाँ, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया चुका है, है, बिल्कुल ले जाना ही पड़ेगा आपको। सही बात और है। वर्ल्ड कप है, मैं वही कह रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज है, ये है वो है, ठीक है, बट अगर ऐसा प्लेयर आ गया तो आ गया। कहते हैं ना, बांध बनाकर आप बहुत देर तक बाढ़ को नहीं रोक सकते, है ना, तो एक न एक दिन वो टूटना ही है। उस पे आएंगे, चूंकि वनडे का को लेकर के बात चल रही है। कल ही टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, इसी हफ्ते आयरलैंड के साथ सीरीज़ है, और मुझे लगता है कि वैभव को लोग इतना देख रहे हैं, कौतूहल भरी निगाहों से लोग फॉलो कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इतना उनके ऊपर फोकस डाल रहे हैं। और आयरलैंड के खिलाफ, जो हम पहले भी 1-2 महीने से चर्चा करते रहे हैं कि क्या आयरलैंड के खिलाफ वैभव का डेब्यू हो जाएगा, 2 ही T20 मैचेस हैं वहाँ पे, तो कोई है वहाँ पे रुकावट कि नहीं उनका नहीं हो सकता? कोई ऐसा स्पष्ट कारण नज़र नहीं आता है। नहीं हो सकता, देखिए कारण तो बहुत हो सकते हैं कि यार हम उसको लेके आए हैं, धीरे धीरे खिलाएंगे, आपके पास फिक्स प्लेयर्स भी हैं, अभिषेक है, संजू है, वो ओपन भी कर सकते हैं, और शायद वैभव को चांस ना मिले तो कुछ शॉक, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्वियस सी बात है कि उनको खेलना है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, मुझे अगर टीम बनानी हो तो मैं वैभव को खिला दूँ, क्योंकि मैं अभिषेक और संजू को बोलूँगा देखो आप तो हमारे हो ही रेगुलर ओपनर, और इंग्लैंड के खिलाफ भी 5 T20 आए हैं, ज़्यादातर आप ही को खेलेंगे, बट लड़के को भी देख लेते हैं कैसा खेल रहा है, दोनों नहीं तो एक मैच, यस है कि नहीं? तो वो ध्यान में रखते हुए आई थिंक आयरलैंड में उसका डेब्यू होना चाहिए। अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है यार, ब्रॉडकास्टर ने भी राइट इसीलिए ली होगी ना, है ना। दिलचस्प बात तो ये है, वही ब्रॉडकास्टर इसने एक ही राइट्स लिए हैं सिर्फ उस खिलाड़ी के लिए, उसने फटाफट आयरलैंड की भी ले ली है, यस, यही समझते हुए कि वहाँ मौका तो मिलेगा। और अच्छी बात यह है, जो मुझे अच्छा लगा, अजीत अगरकर ने बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वैभव को हमने नहीं चुना, वैभव ने अपने आप को चुन लिया। जब उसने परफॉर्मेंस ऐसी की तो आप कैसे बाहर कर सकते हो उसको, सेम चीज़ है। तो आज के दिन पूरी दुनिया, हालांकि आपकी बहुत ज़बरदस्त सलामी जोड़ी है, फिर भी बच्चे से आप पूछो तो वो कहेंगे। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, वैभव का जो फाइनल मैच चल रहा, मेरे घर में लोग देख रहे थे मैच, वैभव आउट हो गया, टीवी बंद कर दिया। हाँ, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल यही था, हुआ बिल्कुल एक ज़माने में जैसे सचिन तेंदुलकर आउट होते थे, लोगों के रेडियो सेट, टीवी सेट बंद हो जाया करते थे। एक मसला ये भी रहेगा कि वैभव अगर आउट हो गया तो फिर लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा ना। जैसे उन्होंने कल रन बनाए, आउट हुए, इसके बाद तिलक वर्मा, ऋतुराज खेल रहे थे, सिचुएशन के हिसाब से ही खेल रहे थे वो, मैं गलत नहीं कहूँगा उनको, लेकिन वो बोरिंग हो गया मैच, लोगों को पसंद ही नहीं आएगा फिर। यस, सी मैं वही कहता हूँ,
ज़्यादातर लोग आपके और हमारी तरह नहीं है जिनका काम है क्रिकेट देखना, या क्रिकेट का इतना कीड़ा है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट मैच भी चल रहा है, जो भी चल रहा है हम देख रहे हैं ना। ज़्यादातर इंडियन फैंस तो यार इसलिए क्रिकेट देखते ना, इंडियननेस को, यार इंडिया Yes. इंडिया क्या कर रही है। और उस इंडिया में अब ये वैभव सूर्यवंशी आ गया, उसने आईपीएल में जो किया सबका ध्यान आकर्षित कर लिया बिल्कुल। अपनी तरफ से। तो मैं आपको अपने घर का सीन बता रहा हूँ, वाकई वो 94 पे आउट हुआ, पहले तो सब उदास हो गए क्यों आउट हुआ, फिर ये डिस्कशन हुआ मेरी भाई बेटी रिलेटिव्स और वो कि भाई 90s में क्यों आउट हो रहा, 100 क्यों नहीं मना रहा, 90s में इतनी बार आउट सही होता है। बात। मैं उन्हें समझा रहा था यार वो काम कर जाता है अपना, और बल्कि ये तो अच्छी बात है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 100 आने यार। यही जनरेशन तो आपको दिखा रही है, नई जनरेशन यही तो ये चीज़ दिखा रहा है खिलाड़ी, कि मैंने अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट देना है, 100 आए 55 आए 60 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये, और टीवी बंद हो गया वैसे ही, तो मैंने कहा भाई मेरा तो काम में तो बाकी पूरा मैच देखना है, तो मैं दूसरे टीवी में दूसरे कमरे में गया, वहाँ बैठ के मैंने देखा कि उस टीवी पे कुछ और लगा लिया फटा है कि वैभव आउट। मुझे तभी बिल्कुल ये चीज़ याद है, ये नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात है या बाहर की बात है, आउट होते हैं। और ये सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, बहुत लोग लिख रहे थे यस कि वो सचिन तेंदुलकर का ज़माना था, सचिन आउट, क्योंकि वो इसी सचिन क्यों इतने पसंदीदा खिलाड़ी हुए। वो ऑफ कोर्स प्लेयर बहुत ज़बरदस्त थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स थे जिन्होंने, आपके घर का बच्चा भी होगा, 10 साल का लड़का भी होगा, वो सचिन को देख रहा है, 80 साल की दादी जी होंगी वो भी सचिन को देख रही है। मतलब हर जनरेशन से वो उससे रिलेट करते थे। कोई एज ग्रुप ये जेंडर हाँ, कुछ नहीं, सबको तोड़ देगा उसने। हाँ ना, उसका कुछ रिलेट, मतलब वो जो दादी है वो उसको अपने पोते की तरह देखती थी, है ना। जो छोटा लड़का है वो अपने उसको बड़े भाई की तरह देखता था, बड़ा लड़का है वो उसको अपने छोटे भाई की भाई तरह के, देख रहा था, है ना। कोई फादर है वो उसको अपने बेटे नेफ्यू की तरह या बेटे की तरह देख रहा था। तो वो हर आदमी उससे रिलेट करता था, उसको लगता था ये मेरा ही है, कुछ मेरा नाता है। बिल्कुल सेम चीज़ आप अब वैभव सूर्यवंशी के साथ देख रहे हो, सब चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, और उसकी जो सफलता है उसमें सबकी खुशी है, उसकी असफलता में सबकी दुख, निराशा है, दुख है सबका, दुख जुड़ा हुआ है, ऐसा सबका। है। हाँ बट अब जो टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड के अब साथ, मैं एक चीज़ बोलूँगा, पता नहीं, जैसे विराट के साथ, मैं बड़े लोगों का बात कर रहा हूँ, विराट हो इवन रोहित हो, ऐसा नहीं था। विराट के साथ ना बड़े स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स थे, ज़्यादातर यूथ में देखता था, उससे कनेक्ट करते थे, उसके फैंस होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे घर में, कई फैंस नहीं होते थे, वो उस तरह का कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो हर एज ग्रुप को शायद ब्रेक नहीं कर पा रहा था, है ना। वो उसका एक क्या कहते हैं, टारगेट ऑडियंस थी जो उससे बेअंतहा प्यार करती थी, उसके पीछे पागल थी, और मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ा हीरो था। बट उस तरह का जो होता है ना, पूरा जो डिफरेंट एज ग्रुप हो, डिफरेंट सोसाइटी कहीं के भी हो, अमीर गरीब मिडिल क्लास हो, उस तरह का सचिन में था, वैभव सूर्यवंशी में नजर आ रहा है। सचिन और विराट का इसलिए नहीं था ना, एक तो थोड़ा साथ में खेल भी लिए थे दोनों, सचिन और विराट। दूसरा, शुरुआत से ही ना विराट की तुलना होने लगी थी सचिन तेंदुलकर से, कि सचिन बड़े या विराट, तो वहाँ पे ओपिनियंस लोगों के डिवाइड होने लगे। वैभव के साथ क्या है, लोग कहते हैं सचिन या वैभव बड़ा नहीं, इसमें कहते हैं सचिन जैसा ही है ये, तो है ना, एक समानता लोग पा रहे हैं वहाँ, इसलिए वहाँ उनके खिलाफ कोई वो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ऐसे सचिन के टाइम पे मुझे कोई ऐसा लगा नहीं जिसको सचिन पसंद नहीं था। वैभव सूर्यवंशी के साथ भी वैसा है, विराट के साथ या रोहित के साथ ऐसा नहीं था बिल्कुल। कुछ ऐसे इंडियन फैंस की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद था, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, विराट नहीं आया होगा, मेजॉरिटी को पसंद था, माइनॉरिटी थे ऐसे जिसको या उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था, या उसका ये तरीका खेलने का पसंद, जो भी था एक ऐसा ना। शायद रोहित के साथ भी ऐसा हो, या ऐसे कई और खिलाड़ी थे जिनके साथ ऐसा हो, बट सचिन के साथ कोई, मुझे नहीं याद आता कोई ऐसा। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर ऐसा हो गया था कि लोगों को लगा कुछ समय तक खेल रहा है, तब थोड़े आलोचक आ गए थे, बट मेजॉरिटी ऑफ सचिन करियर, वो भी आलोचना सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ, कि सचिन को निकाल दो या, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये था कि हाँ, लेकिन वो बहुत बाद में आए, उसका मेजॉरिटी ऑफ हिज करियर तो, कोई भी आप उम्र के हो, कोई भी जनरेशन के हो, आपको मोहब्बत थी सचिन तेंदुलकर से, बिल्कुल वैसा वैभव सूर्यवंशी के साथ है। सही बात है। एक सोशल मीडिया पे ये भी बात चल रही है, क्योंकि इंग्लैंड टूर के लिए ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो गई है, तो उसमें ये कहा गया कि भाई
रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, चूँकि उनकी एक अथॉरिटी रही है, पूरा करियर उनका बेहतरीन रहा है, तो एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि भाई अब इनका वक्त हो गया है, क्योंकि सामने आपके वैभव सूर्यवंशी है, यशस्वी जायसवाल है। जायसवाल का भी आप देखिए, आप पिछले 3 ओडीआई में से 200 हैं उनके। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार अब इनको खुद ब खुद रास्ता छोड़ देना चाहिए, जगह छोड़ देनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम दूसरा जो धड़ा है वो देखता है, कह रहा है नहीं भाई, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है, साउथ अफ्रीका आप खेलने जा रहे हो, इन दोनों से बेहतर आपके पास पका पकाया है ना, ओवरऑल आप देखो तो खिलाड़ी नहीं है, पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक वो मोह भी है, तो थोड़ा द्वंद्व की स्थिति है ना वहाँ पे। यार है तो, अब एक चीज़ है, रोहित के कई चीज़ें पक्ष में भी हैं, कई चीज़ें खिलाफ में भी जाते हैं। पहली बात ये है कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, अगर आप इंडियन क्रिकेट का भला चाहते हो तो इमोशंस को आपको साइड करना पड़ेगा, ये तो सच्चाई है। और कुछ हद तक मैं सही हूँ कि इस सिलेक्शन कमेटी ने वैसा किया है, उसके लिए उनको आलोचना का भी सामना करना पड़ा है कई बार, लेकिन एंड में आपने देखा एंड रिजल्ट सही ही रहा है। तो थोड़ा आपको डिटैच होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टारडम से हट कर देखना पड़ेगा। अब क्या है, जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें पक्ष में जाती हैं, मिसाल के तौर पर अनुभव, ठीक है, तो वो तो यार आप कितना भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, अनुभव को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना, वो खरीद भी नहीं सकते। वो जो है सो है, इतने सालों ने बताया, और वर्ल्ड कप आप अनुभव से जीतते हो, ये चीज़ है। मैं आपको अभी विमेन्स जो मैच हुआ, आप साउथ अफ्रीका से हारे हो, आपकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा इनएक्सपीरियंस नजर आया, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग लाइनअप में, है ना। आप रेणुका सिंह ठाकुर या कोई इस तरह के अनुभवी खिलाड़ी होते, वो अलग होते। साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग लाइनअप देख लो आप, ठीक है ना, मैरिजन कैप और इस्माइल दोनों एक्सपीरियंस बॉलर, वहाँ फर्क लेके आई वो। तो एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप मैचेस में मैटर करता है, आप मानो या ना मानो, क्रूशियल गेम्स में वो है, कितना भी कोई टैलेंटेड हो। तो ये चीज़ रोहित शर्मा के पक्ष में जाती है, क्या उनके खिलाफ है। और ये सिर्फ रोहित शर्मा की बात नहीं, आपने यशस्वी जायसवाल की बात की, किसी की भी बात की, एंड ऑफ द डे देखे किसी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार तो है नहीं कोई भी जगह पे, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, आपको जज किया जाएगा बेस्ड ऑन कंपटीशन। अगर आपको और मुझे बेस्ट टीम चुननी है तो आपको अपने बेस्ट 3 ओपनर लेके जाने हैं, ठीक है। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बहुत आपके पास ऑप्शंस है। ईशान किशन भी है उसमें से, ठीक है, वो आप उनको नीचे खिला रहे हो सकता है विराट जब आएंगे तो शायद नीचे भी उतनी जगह ना मिले, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी हैं, केएल राहुल भी हैं, एक ऑलराउंडर भी खेलेगा फास्ट बॉलिंग, चाहे वो हार्दिक हो या नीतीश कुमार रेड्डी हो, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स आएंगे, तो बैटिंग लाइनअप में शायद उतनी जगह नहीं है कि आप ईशान को भी अकोमोडेट कर पाओ। तो और ईशान का परफॉर्मेंसेस भी जबरदस्त रहे, उसका भी हक बनता है 11 में तो आना ही चाहिए, बिल्कुल। तो अगर वो 11 में आएगा तो वो ऊपर भी चाहेगा कि मैं ओपन करूं, ओपनर तो रहा ही है, ठीक है। तो एक ईशान किशन है, एक तो नाम आपको लिखना ही पड़ेगा, या आप चाहे मानो या ना मानो, पसंद हो या ना हो, वो आपके कप्तान है शुभमन गिल। और उन्होंने अब रनों के साथ भी दिखा दिया है कि यार वो आपके वन ऑफ द बेस्ट है, प्लस आपने उनको कप्तान बना दिया। ये नहीं कि कप्तान नहीं बदल सकता, T20 में भी उप कप्तान थे, आपने बदल दिया ना वर्ल्ड कप से पहले, हो सकता है। बट आई थिंक T20 बिल्कुल अलग चीज़ थी, वहाँ उनकी गेम में थोड़े इश्यूज नज़र आ रहे थे, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो आपकी टीम का हिस्सा पहले से थे, ठीक है, रन भी वो बना रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। तो शुभमन गिल हो गए, अब आपके पास बचता है एक स्लॉट जिसके लिए आपके पास कंटेंडर है यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, रोहित शर्मा, और आज आपने एक और खिलाड़ी की बात की, वैभव सूर्यवंशी। तो आप अब इन 4 में से 2 ही ले जा सकते हो, एक खेलेगा, एक रिजर्व ओपनर होगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे? तो एंड ऑफ द डे आपको इमोशंस को साइड में रखना होगा, और ये सवाल जो हमको देख रहे हैं वो सब अपने आप से पूछें। फॉरगेट आप किसके फैन हो सकता है आप रोहित शर्मा के फैन हो, ठीक है ना। हो सकता है अब आप वैभव सूर्यवंशी क्योंकि इतना इमर्ज करा आप उसके फैन हो, या ईशान किशन के फैन हो, जो भी है, या यशस्वी जायसवाल के फैन हो, वो सब चीज़ें साइड करो। आप बताओ कि इस वक्त कौन सा वो प्लेयर है जो बेस्ट परफॉर्मिंग ओपनर हो सकता है, जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। उसको एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज तो होना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ेगी, वो पैमाने हैं, उस पर अब आप टीम का चयन करो। तो सच्चाई ये है कि यार रोहित को भी अब इस अग्नि परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा ना, इस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि सिलेक्टर्स उसको टाइम दे रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, हड़बड़ी नहीं कर रहे। कई मैचेस में रन आए हैं, कई बार नहीं भी आए हैं रन, ठीक है। कुछ सीरीज़ अच्छी गई हैं ऑस्ट्रेलिया वाली, उसके बाद की कई सीरीज़ अच्छी नहीं गई, ये सीरीज़ में भी 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, तीसरा मैच अच्छा गया, तो मिक्स बैग रहा है। लेकिन वो साथ साथ बाकियों को भी रख रहे हैं, है ना।
तो एक तरह से आपने रिस्पेक्ट दिया कि आपने यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठा दिया, रिस्पेक्ट ये दिया कि नहीं यार ईशान किशन और रोहित शर्मा आपसे आगे हैं। जो यशस्वी भी यार उसने 100 बनाया, वो उसके लिए भी आसान नहीं होगा ना, उसकी तो कहानी भी सही बात है। काफ़ी दुख भरी है। T20 क्रिकेट में वो खेल रहा था, फिर वर्ल्ड कप आता है वो बाहर आ जाता है, फिर ODI में उसको आना था, 100 बना रहा है, फिर बाहर बैठना पड़ रहा है। अच्छा, ट्रेजेडी ये भी हो सकती है कि उसको लगेगा कि चलो ये आखिरी वर्ल्ड कप, इसके बाद चांस मिलेगा, वैभव सूर्यवंशी ना आ जाए तब तक, खड़े हैं बेचारे वो को भी। हाँ, तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता होता। बट मैं ये नहीं कह रहा, आप ये मत देखो जूनियर है, सीनियर है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कब से था, नहीं था, वो सब छोड़ो। आप सिर्फ परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाओ, उसके बेसिस पे पिक करो। अच्छी बात है आपने रोहित को और चांस दे रहे हो, बट आई थिंक आप जज तो कर रहे हो। रोहित शर्मा को भी ये बात पता होगी कि वो जज किए जा रहे हैं, उनको लंबा चांस दिया जा रहा है, सीरीज दर सीरीज उनका परफॉर्मेंस को जज किया जा रहा है। और अगर देखिए यशस्वी को बाहर आपने इस सीरीज से बैठाया, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि अभी भी आपके पास 1.5 साल बचा है वर्ल्ड कप। तो ऐसे कई सीरीज आएंगी जिसमें वो भी खेलेंगे बिल्कुल। तो उनके परफॉर्मेंसेस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। वो रन बनाते गए, और मानिए अगर रोहित के बल्ले से उस अंदाज से रन नहीं आए, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं होगी जो रोहित को कह रहे कि यार 40 साल 41 साल हो जाएगा, क्या एज छोड़ दीजिए ना, रन बना रहा है तो रन बना रहा है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी मैं लेके जाऊंगा, बट प्रोवाइडेड वो अपने आप को कंपटीशन के साथ साथ रख रहा है या एक कदम आगे रख रहा है। अगर वो 5 कदम पीछे चला गया एज अ बैटर, तो आप कैसे पिक कर सकते हो? आई थिंक, और जहां तक आपकी बात है कि खुद आप अनाउंस करो, यार वो तो बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कोई आजकल इंडियन क्रिकेट में तो ऐसा होता ही नहीं है। सुनील गावस्कर ने किया था एक, उसके अलावा तो मुझे याद नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई देखो, मैं रोहित के नज़रिए से देख रहा हूँ, उसकी भी अरमान है, वो चाहता है एक 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते, जो उसका हक है यार, और वो उसके लिए लड़ रहा है। उसने वेट लॉस भी किया है, फिट भी है, रन भी बना रहा है, तो वो लगा हुआ है, लगेगा। बाकी चीज़ आई थिंक रोहित और उनके फैंस को भी एहसास होगा कि जज तो करा जाएगा। अब कोई आगे आपसे 5 कदम आगे निकल गया तो फिर शायद ये हो सकता है कि जैसे टेस्ट क्रिकेट में हुआ था, सेलेक्टर्स ने बात की थी और कहा था है ना कि भाई अब आप पे हम नज़रें बनाए हुए हैं, ये आपका शायद लास्ट चांस होगा, रन बनाइए। तब इनको लगा कि नहीं, छोड़ देते हैं, खिलाड़ियों ने छोड़ दिया। कुछ ऐसी नौबत अब भी आए, अभी क्यों करने की ज़रूरत, मुझे नहीं लगता अभी आप उस स्थिति में हो, पर अगर ऐसा होता है 2-3 और बायलैटरल सीरीज के बाद, जब वो दबाव होता है, तब की आपको तब देखनी चाहिए। अगर लगे कि हाँ भाई कोई आगे चला गया एज सेलेक्टर, आप उससे बात करें, फिर उसकी मर्जी है अनाउंस करना चाहे या नहीं। काफ़ी सारे मैचेस भी हैं ना, अभी ODI वर्ल्ड कप 1.5 साल दूर है, तो देखिए उसमें 20 ODI तो अभी हैं, बट 20 नहीं रहेंगे, 20 से ज़्यादा होंगे। मैं एशिया कप भी गिन लिया क्योंकि वो 50 ओवर फॉर्मेट में होगा। बट अगले साल की कई FTP में सीरीज जब ऐड होंगी स्लॉट फिर। होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और खासतौर पर ODI आप वर्ल्ड कप से पहले ऐड खेलते ही करोगे। हो। मेरा मानना है 28-30 ODI तो आप खेलोगे ही, अभी से लेके वर्ल्ड कप तक 1.5 साल में, बहुत टाइम है। और ये अच्छी बात है ना कि आप जायसवाल को भी फोल्ड में रखे हुए हो, ईशान को भी हो, और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी भी आपके बैक ऑफ द माइंड में है कि अगर मौका आया, मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई चोटिल ही हो जाता है वर्ल्ड कप में या उससे पहले, तो आपके पास बढ़िया बैकअप तैयार है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, है ना। नहीं हाँ, बट वैभव को अगर आप वैसा चाहते हो एज ए रिप्लेसमेंट, आपको उनको भी कुछ मैचेस तो खिलाने ही पड़ेंगे ना। आप बिल्कुल। सीधा तो T20 फॉर्म में नहीं लेके जाओगे। लेकिन मुझे लगता है वो जल्दबाजी नहीं कर रहे। अभी जैसे ए सीरीज में है, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, अब 1-2 कुछ T20 भी खेलेंगे, अगर रन बनाएंगे तो धीरे धीरे आप उनको ले आएंगे वहाँ ले भी। आ। 1.5 साल बहुत बहुत लंबा है, टाइम है। यस। क्योंकि हार्दिक के बारे में भी लोग बहुत बातें कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ यार, आप अभी बैठे हो, बहुत टाइम है अभी। 27 में क्या होगा एंड ऑफ द ईयर। बट हार्दिक को लेकर बात ये कही जा रही है ना कि जैसे आपने विराट कोहली का सिलेक्शन किया, आपने बताया सब्जेक्ट टू फिटनेस, है ना, कि अगर वो फिट पाए जाते हैं तो वो खेलेंगे। हार्दिक पांड्या भी, जहाँ तक मुझे जानकारी, वहीं बेंगलुरु में है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में है तब से वो लगातार। तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो जून आखिर तक फिट हो जाएंगे पूरी तरीके से। इंग्लैंड के साथ सीरीज़ आपकी आई थिंक 14 जुलाई से शुरू हो रही है ना, ODI सीरीज जो है। तो तब तक तो हार्दिक भी फिट हो जाने थे, तो आपको वहाँ भी हार्दिक के आगे भी वो एस्टेरिक्स लगाकर सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखना था। नहीं, फ़र्क है क्योंकि विराट का फिटनेस टेस्ट आज है। 22 तारीख को बैठे हो, उस दिन उनका फिटनेस टेस्ट है, और वहाँ पे मतलब फीलर्स ये दिए गए कि वो फिट है, तभी आप फिटनेस टेस्ट के लिए तैयारी देते हो। तो वो तैयार है, इसलिए आप अगर कल टीम सेलेक्ट कर रहे हो, आपने उनको आज सेलेक्ट किया है।
हार्दिक के केस में ऐसा नहीं है, टाइमलाइन थोड़ी लंबी है, हम्म, हो सकता है जुलाई में भी वो पूरी तरह से फिट ना हो पाए। तो जब उतनी लंबी टाइमलाइन है, आप चांस नहीं लेना चाहते। उसके बाद हो भी सकता है कि आप उनको देखना चाहो कुछ डोमेस्टिक मैचेस में। मैं मतलब ये बात से तो मैं सहमत हूँ, मतलब मैं आपको अगर कुछ बताऊं कि ये चिंता सेलेक्टर्स में है कुछ समय से कि यार हार्दिक पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यहाँ पर उनको ये चिंता रही है। अगर आपको याद हो 23 वर्ल्ड कप में। नहीं 23 वर्ल्ड कप में तो आप कुछ चोट लगी, वो तो हाँ। चलो ऑन फील्ड चोट है। हार्दिक आपके डेजिग्नेटेड कैप्टन थे वर्ल्ड हम्म, कप के लिए, 24 के वर्ल्ड कप के लिए। हम्म, उससे एक साल पहले आपने उनको हटा दिया, हम्म, कुछ महीने पहले हम्म, आपने उनको कप्तानी से हटा दिया और आपने चेंज सूर्या किया, को। सूर्या को बनाया, और आपने उनको उप कप्तान भी नहीं रखा। तब सीधा सीधा सेलेक्टर्स ने, अजीत अगरकर ही सेलेक्टर था ना, सीधा सीधा कह दिया कि भाई उसकी फिटनेस का हमें पता ही नहीं है, हम्म, अभी फिट है क्या पता ना हो, हम कप्तान उसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कप्तान तो लॉन्ग टर्म देखेगा ना, वो उसकी विजन को फॉलो करते हुए आप टीम बनाओगे, और अगर आपको इंजरी हो जाए उस टाइम तो कैसे हो। एंड उस वक्त उस निर्णय की काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन अब तो लगता है सही था ना। आपको ये देखना होगा कि आपका कप्तान, जसप्रीत बुमराह आपके टेस्ट कप्तान होने वाले थे यार, बट जब उनके फिटनेस को लेकर चिंता हुई कि नहीं यार कई सीरीज में वो नहीं खेल पाएगा, खेल भी पाएगा तो हर मैच में नहीं अवेलेबल होगा, तो कप्तानी तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चिंता तो मैं आपको 23 की बता रहा हूँ, आज आप 26 में बैठे हो, 27 के वर्ल्ड कप की बात करो तो वो तो चिंता बड़ी ही होगी ना, उम्र के साथ तो चोट आपको ज़्यादा ही लगती है। तो वो उनके जहन में है, उसकी तैयारी ये भी की जा रही है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को तैयार कर रहे हो, है ना, या हर्षित राणा को कुछ हद तक कर रहे हो, बाकी भी आप सोच रहे हो कि भाई गुरनूर बरार ये भी बल्लेबाजी हर्ष कर दुबे लेंगे। हैं। हाँ, नहीं वो तो स्पिनिंग स्पिनिंग ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर वो है, उसमें बट तो आगे हाँ। ऑप्शन है, वॉशी है, अक्षर है, वो आपसे आगे है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हार्दिक फिट है और हार्दिक उससे पहले कुछ ओडीआईज खेल भी चुके हैं, अवेलेबल भी हैं, और आप कहो कि नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हार्दिक ड्रॉप नहीं हुए हैं, मतलब फिट नहीं है इसलिए नहीं टीम में हो, नहीं है। मैं फिर वही बात होगी जो मैंने ओपनिंग की बात की, मैंने वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या कहा कि यार अगर वो इस अंदाज में बैटिंग कर रहा है तो मैं आंख तो नहीं बंद कर सकता ना, मैं ये कोई नियम तो है नहीं ना कि यार ये 15 साल का है कभी तो चांस देंगे। वो कभी का क्या मतलब है, वो तैयार है, और मैं इतने बड़े वर्ल्ड वॉर ही हो ना, वर्ल्ड कप से बड़े तो कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो सबसे बड़े युद्ध के लिए जा रहा हूँ और नहीं लेके जा हूँ अपनी सबसे बड़ी तोप को, तो फिर तो गलती मेरी ही है। वही चीज़ है, हार्दिक पांड्या आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अगेन आई लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, वो अच्छे हैं, हर्षित राणा ये सब अच्छे हैं, पर हार्दिक पांड्या नहीं है यार। आपको हार्दिक पसंद हो पसंद ना हो, आप उनके फैन हो फैन ना हो, वो अलग बात है, बिल्कुल। बट हार्दिक पांड्या है, उनका लाइक फॉर लाइक नहीं है नहीं आपके है। पास। यस, सिंपल बात है, वही चीज़ हो गई। मैं एंड ऑफ द डे मेरा एम क्या है, वर्ल्ड कप जीतना ना। अगर वर्ल्ड कप जीतने के लिए मुझे अपने बेस्ट प्लेयर अगर इंजर्ड भी था काफ़ी समय तक और एंड मौके पर फिट हो जाते तो मैं उसको छोड़ जाऊं कि नहीं यार तुम तो यार 6 महीने पहले फिट नहीं थे, मैंने इस लड़के को बहुत चांस दिया, अब इसी के साथ जाऊंगा, तो फिर ठीक है, ये आपने गलतियां पहले भी की है, और जब गलतियां की है तो आपको मुंह की खानी पड़ी है, बिल्कुल। तो अब आप ऐसा क्यों करोगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच हो, मैं वही कहता हूँ, सिलेक्शन में आपको थोड़ा बहुत इमोशनल नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा डिटैच होके आपको डिसीजन लेने, और अगर आपको बेस्ट टीम बनानी है तो ट्रू आउट एंड आउट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो जहाँ आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत भी पड़ेगी, और इस टीम मैनेजमेंट को वैसे ही ऑलराउंडर्स बहुत पसंद, तो आप हार्दिक फिट एंड अवेलेबल और इन फॉर्म है, आप उनको कैसे छोड़ देगा। सही बात है, कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है ना जो 140 की स्पीड से बॉलिंग कर ले, 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ले, मतलब T20 की बात मैं कर रहा हूँ। ओडीआई में भी जिस तरीके से क्लच इनिंग्स उनकी आती हैं, वो तो नीतीश रेड्डी हैं वहाँ, मतलब इम्प्रूवमेंट भी उनमें दिख रहा है, बट हार्दिक इज हार्दिक। देखिए नीतीश रेड्डी एज अ बैटर आप कंपेयर कर सकते हो, बट हालांकि उसमें भी नीतीश रेड्डी ने 50 ओवर में कभी आपको ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, ठीक है ना। वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, मिक्स बैग था, 100 था, उसके अलावा ज़्यादा उनसे रन नहीं आए। T20 में भी कुछ IPL सीजन अच्छे नहीं रहे, ये सीजन अच्छा रहा, लेकिन वैसा कभी इम्पैक्ट नहीं आया बल्ले के साथ। हार्दिक पांड्या तो यार सिंगल हैंडेडली चाहे गुजरात के लिए या मुंबई के लिए आप भूलिए मत, बल्ले से ही मैच जिताते हैं, ठीक है, वो है। ODI क्रिकेट में भी है ना, वो बल्ले के साथ सिंगल हैंडेडली मैच जिता चुके हैं, यस, प्रूवन ठीक है, परफॉर्मर है। एग्जैक्टली। तो
नीतीश रेड्डी में आपको लग रहा है पोटेंशियल, अभी तो मैं सिर्फ बैटिंग की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल लग रहा है वर्सेस है, दो बहुत बड़ी चीजें यस हैं। यस यस और बॉलिंग में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है नीतीश रेड्डी ने इंप्रूव किया बिल्कुल, नो डाउट, बट अभी वो उस लेवल लेवल की पे नहीं बॉलिंग पहुंचे नहीं हैं। की। हर्षित राणा बॉलिंग में चलो मैं मान लेता हूँ, दे देंगे वो टक्कर हार्दिक पांड्या को, लेकिन बैटिंग में दे पाते हैं नहीं। नहीं तो फिर वो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं। आप कोशिश कर रहे हो कि आई थिंक तैयारी कर रहे हो कि भाई हम हर चीज़ तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर मानो ये इंजरी रही या नहीं भी रही, फिट हो गए, खेल गए, टूर्नामेंट से एक दिन पहले हो गई या एक महीने पहले हो गई या टूर्नामेंट के दौरान हो गया, अभी एशिया कप में मैं था, फाइनल में वो इंजर्ड हो गए थे, है ना, आपको शिवम दुबे से करानी पड़ी। तो आप वो चीज़ से बचना चाहते हो, इसलिए आप बैकअप तैयार करके चल रहे हो, जो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे अगर हार्दिक फिट है तो आप उनको खिलाओगे यार। सही बात है, हार्दिक को बाहर करना बहुत मुश्किल है। और मतलब वैसे आईपीएल की तरफ से मैं देख रहा था, क्योंकि बहुत ही अंडरवेलमिंग सीज़न रहा उनका, एज ए कैप्टन भी, एज ए बैटर बॉलर, जो भी कह लीजिए, मुंबई के लिए। और यही कारण है कि मुंबई लगभग बॉटम पे ही फिनिश किया मुंबई ने। बट जो चर्चा चल रही है हार्दिक की, 3-4 टीमों के नाम आ रहे हैं, क्या वहाँ कुछ है, जानकारी मिली है क्या चल रहा है सीन? क्योंकि दिल्ली का पिछले दिनों कुछ क्लियर हुआ है, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव ट्रेड हो रहे हैं, है नहीं, ना? दिल्ली का तो मैं पुख्ता तौर पे आपको बता सकता हूँ, तो मेरी बात भी हुई थी, मैंने वो खबर भी चलाई थी कि वो पूरी चीज़ डील हो चुकी है, कुलदीप मान चुके हैं, ऋषभ पंत मान चुके हैं, दिल्ली मान चुका है, लखनऊ मान चुका है, सारे जो 4 पार्टीज हैं उनमें सहमति हो गई है, पेपर में लिख भी दिया गया है, सब ने अपनी हामी भर दिया, और फिर वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में गया है, वो उसको पास करेगा। एक चीज़ है, टेक्निकलिटी लोग समझ नहीं रहे हैं, वो ये कि ट्रेडिंग विंडो ऑफिशियली 1 महीने बाद शुरू होता है। आईपीएल जब खत्म होता है 1 एक महीने महीने बाद, बाद, तो जब इसका अप्रूवल भी आएगा वो 31 तारीख को ही आएगा, 30 जून के बाद। 30 जून के बाद आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो वो हुई। दूसरा, वो देखते हैं, प्रोसेस होता है कि भाई फेयर ट्रेड है नहीं है, पैसे का सब कुछ है ना, वो सब चीज़ें गवर्निंग काउंसिल को चेक करनी होती है, जो मुझे लगता है एक औपचारिकता ही है, बट हाँ हाँ, उसको आपको देखना पड़ता कॉलम है। पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो वो उसके बाद वो साइन होगा। हर चीज़ जो डील की मैंने विस्तार से पहले भी अपनी रिपोर्ट में, आर्टिकल वगैरह में लिख के बता दिया था कि क्या डील हुई है, 15 करोड़ वो ले रहे हैं, बाकी जो 27 का बैकअप है वो आप एज कैश दोगे लखनऊ को, प्लस आप कुलदीप 13.25 करोड़, तो उनकी वैल्यू भी थी, तो वो सब करके ये कैश प्लस प्लेयर की डील हुई है। या तो प्लेयर सीधा स्वैप होता है, या कैश से आप प्लेयर लेते हो, ये कैश प्लस प्लेयर जोड़ के ये डील हुई है, तो वो साइन करेंगे। तो दिल्ली और लखनऊ की तो डील हो गई है। मुंबई का जहाँ तक सवाल है, ये लगभग तय हो ही गया है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे एज कप्तान। मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने तो ये सोच ही लिया। लेकिन मैं ये अक्सर कहता हूँ ना, मतलब कि एमआई के साथ फाइनल चीज़ फाइनल नहीं होती जब तक कि ओनर्स का पूरा वो आना जाए। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली भी अगर आपको सीज़न याद हो, जब हार्दिक आ गए थे, ये खबर चली थी कि सूर्य कुमार यादव छोड़ना चाहते हैं, रोहित शर्मा छोड़ना चाहते हैं, जसप्रीत बुमराह छोड़ना चाहते हैं, वो किसी फ्रेंचाइज से बात करें, और काफ़ी जगह ये खबरें चली भी थी। लेकिन उस वक्त भी मुझे पता चला था कि ऐसा अभी, मतलब मैं चाहता हूँ, आप चाहते हो, लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया, जब ये डील साइन हुई, चारों पार्टीज ने साइन किया है ना, तो कोई भी डील ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल, है ना। गुजरात की भी जब डील हुई थी, हार्दिक पांड्या जब मुंबई गए थे, तो गुजरात नहीं उनको जाने देना चाहता था, और वो अगर नहीं जाने देना चाहते थे तो हार्दिक नहीं जा सकते थे। पहले उन्होंने मना किया कि नहीं, पर हार्दिक नहीं मान रहे थे, वो जाना चाहते थे मुंबई की तरफ। फिर आखिरकार गुजरात ने ये कहा ठीक है। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया कि उनको डील पसंद आ रही थी, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर उसके यहाँ मनी नहीं है तो जाने दो, क्योंकि फिर कभी वो परफॉर्मेंस आएगा नहीं। बिल्कुल, तब उन्होंने जाने दिया, पर उनकी जब हामी उन्होंने भरी, उसके बाद ही वो जा पाए। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ डिसाइड ज़रूर कर लिया होगा कोचिंग स्टाफ ने कि हमें उसको कप्तान नहीं रखना है या नहीं रखना है, या वो छोड़ के जाना चाहते हैं, किसी भी फ्रेंचाइज से बात करें, बट इवेंचुअली फ्रेंचाइज को हामी भरनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस अभी तो ठंडे बस्ते में जा चुका है। अच्छा, है ना, मतलब वो अचानक से वो फिर आएगा ना, मतलब ऑक्शन से पहले पता चलेगा, हाँ, ऐसा होगा, कुछ बात होगा। होगी, हाँ, उससे पहले भी हो सकता है। अभी इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं होने हाँ, नहीं, वाला अभी वो है। ठंडे बस्ते में गई हुई है चीज़, आपको बैठ के सबसे हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे ना, अभी वो हुए नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुंबई के साथ थोड़ा आपको सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए।
चीज़ें अभी जैसे दिल्ली के मैंने आपको बताया पेपर जा चुके हैं, मुंबई के पेपर्स नहीं गए ना, क्योंकि अभी सबने हामी नहीं भरी है। बिल्कुल। तो वो कब सिचुएशन कब बदल, और वही कहानी मैंने आपको बताई थी, वो छोड़ने वाले हैं, ये वो छोड़ने, फिर क्या हुआ 2 महीने बाद एक तस्वीर आई, चारों के चारों एक 5 सितारा होटल में एक साथ बैठे हैं, सुलह करवा है दी ना, गई सबकी। फोटो खींची गई। वही होता है। वहाँ के वैल्यू, वो मालिकान जो है सिर्फ नफ़ा नुकसान जीत हार से ही नहीं सोचते ना, रिलेशंस उनके प्लेयर्स के साथ एग्जैक्टली कैसे हैं वो सभी एग्जैक्टली। देखते हैं। क्या वो सही निर्णय था? शायद नहीं था, क्योंकि टीम के माहौल के लिहाज से नहीं था, बट कई बार उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने वो किया कि हाँ। एग्जैक्टली, ऑप्टिक्स भी होता है कई बार, आपको लगता है नहीं यार मुझे ये पसंद है, लोग मैं रखूंगा, हार जीत जो भी है देखा जाएगा, इनके साथ हमारा बहुत पुराना पुराना नाता रिश्ता रहा है। है, तो रहेंगे ये। हो सकता है कोचिंग स्टाफ ने कहा नहीं यार अभी मत करिए, फिर टीम का जेल नहीं करेगी, परफॉर्मेंस का ठीक है नहीं करेगी, वो अलग बात है, पर हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। होता है ऐसे कई बार। दिल्ली की कोचिंग स्टाफ में भी फेरबदल, युवराज सिंह आ रहे हैं, सुन युवराज रहा सिंह हूँ। आ रहे हैं, युवराज सिंह ने बहुत बड़ा किरदार उनका रहा है ऋषभ पंत के आने में, दिल्ली आने में। दिल्ली आने में। बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत का कनेक्शन तो था ही दिल्ली के साथ, वो पहले थे, और एक ओनर्स जो हैं JSW जो अब टेक ओवर करेंगे उनके साथ तो उनके अच्छे नाते हैं ही, पर सबसे ज़्यादा रोल इस वक्त युवराज सिंह ने निभाया। मैं आपको अभी एक और चीज़ बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। जब ऋषभ पंत ने दिल्ली छोड़ा था तो भी उनका प्लान लखनऊ जाने का नहीं था, उनका प्लान पंजाब जाने का था, क्योंकि उस वक्त पंजाब की चर्चा हो रही थी युवराज सिंह के साथ कम ऑन बोर्ड, शायद हेड कोच के तौर पर नहीं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग थे, शायद बैटिंग कोच या किसी तौर। एंड तब युवराज सिंह और ऋषभ पंत में तब भी चर्चा हुई थी, तो युवराज ने बात की थी और ऋषभ आने को पंजाब तैयार थे। जानने को तैयार थे। उनका मेन एम था कि युवराज के साथ में काम करूंगा, ठीक है, वो वहाँ जा रहे थे, पर एंड में जो भी डील या टर्म्स अग्री नहीं हुए पंजाब और युवराज के बीच, तो पंत भी वहाँ नहीं गए। तो युवराज ने बैकआउट करा, उनको पसंद नहीं आया होगा या माहौल या जो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन, बट उन्होंने बैकआउट किया। फिर पंत ने भी फिर बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और अब आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखो, जो उन्होंने पंजाब के लिए कहा था किसी रीजन के लिए कहा होगा, बिल्कुल। तो इसके लिए ट्रोलिंग भी होती है उनकी कई बार हाँ सोशल मीडिया पे। तो वही चीज़ शायद युवराज ने महसूस की होगी जब बातचीत चल रही थी, कि उनको लगा हो नहीं यार यहाँ माहौल ठीक नहीं है करने का, तो उन्होंने बैकआउट किया। फिर ऋषभ पंत ने बैकआउट किया, फिर लखनऊ से चर्चा हुई, वो तो हालांकि ऑक्शन में गए, लेकिन बिफोर ऑक्शन आपको पता ही है टीमें बात कर लेती हैं, भाई आप राजी हो, हाँ आप आओगे बतौर का, ठीक है तो आप पे हम लगाएंगे, हम जाएंगे, ऑल आउट जाएंगे, वो सब बातें तो पहले होती हैं। फिर थोड़ी अग्रीमेंट हुई, तब भी कोशिश की थी दिल्ली ने ऋषभ को रोकने की। तब जो मुझे ये भी पता है कि तब ऋषभ पंत दुबई में थे, दिल्ली के ओनर्स ने फ्लाइट लेके, दोनों सेट ऑफ ओनर्स दुबई भी गए थे चार्टर्ड फ्लाइट के से उनको मिलने। नहीं, ऋषभ पंत इंडिया में थे और ओनर उनके एक दुबई में थे, तो चार्टर फ्लाइट भी भेजी गई थी उनको दुबई लाने के लिए। मीटिंग पूरी हुई थी, लेकिन उसमें बस एक पॉइंट जिस पे सहमति नहीं हुई थी, ऋषभ पंत कप्तान रहना चाहते थे, और लेकिन तब दूसरे ओनर्स के पास थी टीम, उन्होंने कहा कि यार कप्तानी हम गारंटी नहीं कर सकते, देखेंगे हो सकता है, बट हम नए सिरे से शुरू करना चाहते, प्रॉमिस नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा देखेंगे ऑक्शन में क्या होता है, किसको ला पाते नहीं ला पाते, फिर हम डिसाइड। तो उन्होंने कहा नहीं प्रॉमिस नहीं कर रहे, तो मैं जाना चाहता हूँ। काफ़ी कोशिश हुई थी, फिर वो चले गए थे। एनीवे अब वो वापस आए हैं बिकॉज ऑफ युवराज सिंह। तो बिहाइंड द सीन भी काफ़ी चीज़ें चल रही है। IPL अब बड़ा हो रहा है ना, पहले लगता था यार ऑक्शन है फिर टूर्नामेंट है, लेकिन अब ये चीज़ें अब चलती रहेंगी धीरे धीरे, है ना। अब इसकी भी आदत हमें डाल लेनी चाहिए। आखिर में चलते हैं थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप की तरफ। विमेंस टीम हमारी, पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, उसमें जो हमने बातें करी थी, जो इनएक्सपीरियंस देखा हमें गेंदबाजी में, उसमें श्रेयंका पाटिल भी इंजर्ड हो गई, एक और वरी भारत के लिए वहाँ एक चिंता बढ़ गई, एक डेब्यू कराना पड़ा इंडिया को इनफैक्ट, है ना। और मुझे लगा थोड़ा सा ना इंडिया के पास, ऑनेस्टली मैं कहूँ, मतलब जीत जाए तो अच्छी बात है, बट वो टीम नहीं दिख रही है कि आप चैम्पियन बन पाओ। देखिए इस वक्त जो स्थिति है, अब तो डू और डाई मैच है आपका। परेशानी ये है, डू और डाई मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है। तो आपका पूरा टूर्नामेंट अब निर्भर करता है उस मैच पे। उस मैच में आपको जीतना है, और अगर आप
जीतते हो तो भी आप गारंटीड नहीं हो, क्योंकि फिर नेट रन रेट आएगा। अभी आपका नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 2 कमज़ोर टीमों को खेलना है, यस। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स को। नीदरलैंड्स का डेब्यू है वर्ल्ड कप में, उनको तो वैसे ही सब 100 रन से हरा रहे हैं, ठीक है। वहाँ वो रन रेट भी कवर अप कर सकते हैं, और आप इतना कवर नहीं कर पाओगे, खासतौर पर आपका आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो ये Yes. एक चिंता की बात है। बट मैं कह रहा हूँ रन रेट वगैरह आप छोड़ दो, पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है, वहीं आप अंडरडॉग की तरह शुरू करते हो। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट स्टार्ट करता है। और देखिए, बैटिंग इंडिया की फिर भी मुझे लगता है ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ उतने रन नहीं आए, थोड़ी धीमी पिच भी थी, लेकिन कुछ प्लेयर, आप टूर्नामेंट जीतते हो, बड़े मैच विनिंग प्लेयर्स चाहिए होते हैं बैटिंग में, आपके पास कम से कम 4-5 मैच विनर्स होने चाहिए, और आपको उम्मीद करनी होती है उनमें से एक या दो एक दिन क्लिक कर चले जाए। और फिर वो जिता। तो आपके पास है, आई थिंक शेफाली वैसी एक प्लेयर है, स्मृति स्मृति मंदाना है। वैसी एक प्लेयर है, हरमनप्रीत आपकी कप्तान है, वो एक ऐसी प्लेयर है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट रहती है, लेकिन आप चाहते हो उनका अगर दिन होगा तो वो भी आपका वो कर जाएंगी। दीप्ति वैसी एक प्लेयर है, ऋचा घोष एक ऐसी प्लेयर है, तो आपके पास है ऐसा टैलेंट जो आपको रन ऑन अ गिवन डे बना सकता है। प्रॉब्लम आपकी गेंदबाजी से आ रही है, एंड खासतौर में स्पिनिंग अटैक फिर भी ठीक है, श्रीलंका का आई थिंक नुकसान हुआ है, उसकी वजह से रावत ने डेब्यू किया और वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी रही, थोड़ा आपका बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना आपकी फास्ट बॉलिंग को लेकर, वो एक्सपीरियंस जो मैंने वही कहा ना, साउथ अफ्रीका ने मैरिजन कैप और इस्माइल आपकी डाल रही हैं, इतनी एक्सपीरियंस दो फास्ट बॉलर हैं, आपके पास नहीं है ना। आपके पास अगर रेणुका सिंह ठाकुर, शिखा पांडे टाइप डाल रही पूजा होती, वस्त्राकर। पूजा वस्त्रकर होती है ना, इस टाइप की होती तो रेणुका हैं तो वहाँ, है, बट लेकिन उनको नहीं प्लेइंग खेल रही। 11 में जगह नहीं हाँ मिल हाँ, रही। वो दिक्कत एक्सपीरियंस की। उनके साथ भी है ना कि स्विंग तो वो करवाती हैं शुरुआत नंदिनी को में। खिला रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस WPL में अच्छा रहा था, वो सब देखते हुए आपने खिलाया, बट अगेन वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वर्ल्ड कप में। आप ऑल आउट स्पिन अटैक के साथ जा रहे हो। अच्छा, दूसरी परेशानी है, आप लॉर्ड्स में खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब लॉर्ड्स में आपको 2 ही तरह की पिचेस मिलेंगी, या तो फ्लैट या सीम फ्रेंडली। Yes. स्पिन फ्रेंडली तो आपको मिलने नहीं वाली। फ्लैट में भी परेशानी है उस ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली में भी परेशानी है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। प्रॉब्लम आपकी ये आ रही है। तो अब वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आप नहीं जीत सकते, मैं मानूंगा 60-40 का मैच है, बट आपके इनमें से जो मैंने बैटर बनाया, इनमें से 2 का आउटस्टैंडिंग डे होना चाहिए, आपको अबव पार टोटल बनाना पड़ेगा, और फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि आपके बॉलर्स उस दिन काम कर जाए। वही इकलौता तरीका है, आप जीत सकते हो। आप पार टोटल बना के डिफेंड इस बॉलिंग अटैक के साथ नहीं कर पाओगे, तो पूरा दबाव आपकी बल्लेबाजी पे आता है, और आपको उस दिन चढ़कर खेलना पड़ेगा, ऑल और नथिंग वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी, और होप करो कि ऑल वाली रिजल्ट आया उस दिन। इसमें दिक्कत क्या है ना सर, आप बैटिंग कह रहे हैं, वहाँ हैं प्लेयर्स, नाम हैं, मैं मानता हूँ, बट उनका जो गेम है ना वो T20 के बदलते स्वरूप से मैच नहीं करता है। स्मृति हैं वहाँ पे, नो डाउट, शेफाली भी हैं, वैसा गेम है उनका, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी का मसला शेफाली के साथ भी रहता है। उसके नीचे आप आते हैं, यस्तिका हैं, आप तो भारतीय फुलमाली के बीच भी वो रहता है, कन्फ्यूजन है कि उनको खिलाएं या उनको खिलाएं। यस्तिका क्लासिकल प्लेयर अच्छी हैं, ODI गेम में अच्छा खेलेंगी। वही फिर जेमी का भी गेम वैसा ही है कि आपको आते ही वो जो क्विक स्टार्ट होता है ना कि कैमियोज 10 बॉल में 20 बना के नहीं देंगे, उनको टाइम चाहिए। और हरमनप्रीत कौर के साथ भी यही समस्या है, स्ट्राइक रेट वाली, जो कभी KL राहुल के साथ हम देखते थे कि बहुत स्लो हो हरमन जाती के हैं। साथ स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है। आई थिंक हरमन ने एक अलग रोल अपनाया है, बतौर कप्तान ऐसे खेलने लगी है। एक्चुअली उनके साथ तो उल्टी प्रॉब्लम होती थी, लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है यार, वक्त शॉट मारते हुए आप आउट हो रहे हो यार, आपको थोड़ा टिक के खेलना पड़ता है। आई थिंक उन्होंने पिछले कुछ साल में अपनी गेम को चेंज किया है, और वो थोड़े से कंट्रोलर बने हैं, पर ऐसा नहीं है उनके पास वो अलग गेयर्स नहीं है। तो मैच सिचुएशन के साथ देखते हुए ऐसे खेलने लगी है, उनके पास वो गेयर्स है, आप एक चेंज कर सकते हो। मैं मानता हूँ जमाइमा भी आई थिंक मोर सूटेड टू 50 ओवर है, और उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी वहीं आते हैं, T20 में नहीं है। तो बिटवीन यस्तिका एंड जमाइमा आप एक को खिलाओ। मेरा तो ये मानना था आप राधा यादव को ले आओ, हालांकि उनका वो ड्रॉप कैच टर्निंग पॉइंट था, वो कैच पकड़ लेती मारिजान कैप का, वो गेम शायद खत्म था, क्योंकि क्या क्या नॉक खेला है उन्होंने। बट बावजूद इसके आई थिंक वो बॉलर भी ज़बरदस्त हैं, फील्डर भी अच्छी हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती हैं। तो और उससे क्या हो रहा है, आपके कुछ बैटर बिलो बैटिंग कर रहे हैं ऑर्डर में, जहां उनको करनी चाहिए। थोड़ा आप अगर पुश कर दो ना सबको, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम ऊपर, तो अब जैसे रिचा भी बहुत नीचे आ रही है, दीप्ति भी बहुत नीचे आ रही है, वही कह रहा हूँ, ये इम्पैक्ट प्लेयर है, इनको थोड़ा ऊपर आने दो। तो अगर आप यस्तिका को हटाते हो, जेमी को कर दो 3 पे, कंट्रोल कर लें, या अटैक कर लें, हरमन आ जाए 4 पे, है ना, फिर इनको लाओ आप, दीप्ति, रिचा, इनको लाओ, गेंद दे दो। हाँ, कल उन्होंने
मारिसन कैप भी फ्लोटर है, कहीं भी बैटिंग करती है। उन्होंने डिसाइड किया, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, रन रेट में बहुत पीछे थी साउथ अफ्रीका, गैम्बल किया, उनको ऊपर ले गया, गेम पलट दी उन्होंने। तो आई थिंक रिचा भी एक ऐसी प्लेयर है जो कर सकती है, दीप्ति भी एक ऐसी प्लेयर है जो कर सकती है। तो आप इनको खिलाओ थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा सा एक ट्विक करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगा। लेट्स होप कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई चमत्कार हो। चमत्कार ही होना पड़ेगा। चमत्कार ही होना पड़ेगा। लेकिन वो है ना कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का आएगा फिर, कि भाई अब तो किसी को हरा सकते हैं, है ना। साउथ अफ्रीका वाला गेम देखें आप, मुझे लगता है एक तो इंडिया ने 15 रन कम बनाए, है ना। दूसरा बॉलिंग की बात है ही, फील्डिंग भी आपकी ख़राब रही, बावजूद उसके आपने मैच को इतना क्लोज बनाया। तो आप पॉजिटिव्स अगर लें उस मैच से तो ये पॉजिटिव्स आपके साथ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा नहीं है कि नहीं हराया जा सकता है उनको, है ना, हराया जा सकता है। तो अगर हरा दे तो चमत्कार हो जाएगा फिर से। हरा तो आप सकते हो, उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी हराया ही है। और 50 ओवर में भी यही सीन चल रहा था ना, आप एक के बाद एक मैच हार गए थे, डू और डाई आ गया था वहाँ पे। फॉर्मेट ऐसा था जो आपको अलाउ करता है बाउंस बैक, यहाँ है ही नहीं ना। एक हार ने अब आपको वो एकदम डू और डाई सिचुएशन पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं था, आप 3 मैचेस लगातार हार गए थे, आपने न्यूजीलैंड को हराया, आप पहुंच गए। यस। यहाँ तो वो है ही नहीं ना, ग्रुप ऑफ डेथ में हो आप, एक हार। इसलिए मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका वाला मैच आप जीतते खत्म, आप सेमीज क्वालिफाई कर गए, खत्म था, कुछ करने की जरूरत है। और वो आपने सही कहा, वो जीतना चाहिए था। रन भी आप 115 पे थे 15 ओवर में, विकेटें भी आपके पास बहुत थी, वहां से आपको 170-75 तो जाने ही चाहिए थे। आप 158 तक जाते हो, वो थोड़ा वहां 10-15-20 रन कम हो गए। फिर बॉलिंग में भी आपने फंसा लिया था शुरू में, एक पार्टनरशिप आपसे मैच छीन कर ले गई। तो मौके थे आपके पास, बट अगेन वही है, ये टीम वर्ल्ड चैंपियन है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको ये भी होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का वो हवा भी नहीं है एटलीस्ट इनके जहन में जैसे पहले था, वो कॉन्फिडेंस आप कैरी करो। मैंने वही कहा, आपको थोड़ा अब वो इसको उस अप्रोच से खेलना पड़ेगा कि फियर ऑफ फेलियर हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप अंडरडॉग हो, आप अब खुल के खेलो, सारे अपने अंदाज में खेलो। बड़ी आपको एक पारी खेलनी पड़ेगी, बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा, तब आपके पास चांस है। आप कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलकर जैसे आपने कल रन बनाए तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंड नहीं कर पाएगा। इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 180 आप डिफेंड नहीं कर पाओगे, 180 190 नहीं कर पाओगे, तो आपको मतलब फुल थ्रॉटल खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रैप अप किया जाए या कुछ और? नहीं, बहुत क्या कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। श्रीसंत के कुछ बयान वायरल हैं, कुछ क्विक रिमार्क्स अगर आप पास करना चाहें। नहीं, श्रीसंत तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हरभजन सिंह भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट जैसे मैंने कहा कि जो श्रीसंत के साथ हुआ क्या वो सही था? नहीं था सही, बिल्कुल गलत था। उसके बाद भी अगर वो थोड़ा, उनको थोड़ी चोट लगी है कि जिस तरह से उनके वो इंसिडेंट को भुनाया जा रहा है या किया जा रहा है, मोनेटाइज किया जा ठीक है, रहा है। वो नाराज है, ठीक है। मैं हर चीज़ में मेरी उनके साथ सहानुभूति है, मुझे लगता है गलत भी हुआ, बट लास्ट में वो जो कह रहे हैं आ जाओ बॉक्सिंग करने, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो बचपना मुझे लगा। फिर मतलब अच्छा, ये मतलब बताइएगा, मैंने जब से क्रिकेट देखना, क्यों उखाड़े जा रहे हैं? मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया उस समय ये आपके जो फैब 4 थे या फैब 5 आप कह लो, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, इतने सारे खिलाड़ी थे, है ना। और आई एम श्योर उनके बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन तो होगा ही, ईर्ष्या भी होगी, होती है, स्वाभाविक है। लेकिन इस तरह की चीज़ें इनके बीच में कहीं निकल कर नहीं आई कि कोई बैड माउथ कर रहा है, किसी को चैलेंज दे रहा है। हो सकता है उसके पहले रहा हो, मतलब टीम इंडिया, मुझे नहीं पता, मैंने जितना देखा है डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी हुए थे। राहुल द्रविड़ दादा हों या दादा सचिन हो या सचिन द्रविड़ हो, हुए तो बहुत है, बट बहुत प्रोफेशनल थे। और मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस वक्त क्रिकेट कवर कर रहा था, इन सबको काफ़ी करीब से जानता भी हूँ। और कई बार मैं इनसे जब मिलता हूँ ये बातें भी करता हूँ कि यार आप लोगों के टाइम क्रिकेट कवर करने में मज़ा ही बिल्कुल अलग था, बिकॉज एक्सेस था, जेंटलमैन थे क्रिकेट। और कई बार हम उनकी आलोचना भी करते थे, बट वो समझते थे कि ये हमारा काम है या किस अंदाज में आप कर रहे हो, वो टाइम अलग था। सी अगेन ये भी जो हुआ ये वन ऑफ इंसिडेंट है, ऐसा बहुत सी हरभजन ने इसकी माफ़ी भी मांगी ना ओपनली कि नहीं यार ये मैंने जो किया बुरा किया। बट ऐसा नहीं कि श्रीशांत ने बाकी लोगों को नाराज़ नहीं किया, सचिन तेंदुलकर भी उनसे काफ़ी नाराज़ हुए थे एक टाइम पे। चैलेंजर सीरीज थी, वो सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मार रहे थे, है ना। तो उनका वो नेचर है, वो रहा नहीं जाता, वो कंपेटिटर हैं, वो करते हैं। बट ऑफ द फील्ड उनसे सॉफ्ट मैंने
इंसान नहीं देखा, बहुत ही सॉफ्ट। मतलब उनके साथ तो मैं काफ़ी टूर के टाइम डिनर विनर करने भी जाता था। उनको मैं वेस्ट इंडियन बुलाता हूँ क्योंकि उनका वेस्ट हाव इंडियन भाव जो जैसा, है उनका हाँ, वैसा ही है। और वो मुझे ऑजी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनके साथ बड़े अच्छे टाइम भी मैंने बताया, बहुत ही मतलब दिल के बहुत साफ साफ हैं, अच्छे बिल्कुल। बहुत ही। देखिए मैं वो कहता हूँ टेम्परामेंटल। मैंने वो मैच में वहाँ था जोहानिसबर्ग में, जब उन्होंने एंटरनल को छक्का मारा था, फिर वो अच्छा। नाचे थे, मैं वो ग्राउंड पे था, मुझे बड़ा मज़ा आया था क्योंकि ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स थे, हम बहुत कम इंडियंस थे, और फिर साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया था वो देखकर। तो एक कैरेक्टर थे यार, और वो टेस्ट मैच में जिन्होंने बॉलिंग करी थी यार, सिंगल हैंडेडली इंडियन बॉलर यस। ओवरसीज आपको टेस्ट मैच जिता दे, वो वही कर सकते थे। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी यादें भी जुड़ी। बट ये मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ हो गया, माफ़ी मांग ली, अगर चलो उनका आपको बुरा किया गया, इनकैश किया, आप उसके बारे में भी बात करो कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा, ये देखो ये चीज़ थी, मेरे बड़े भाई की तरह यार इस तरह कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। तो बॉक्सिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं मतलब मेरा थोड़ा उस पे भी सवाल था कि जैसे डिसएग्रीमेंट्स की बात हुई तो वो म्यूचुअल एक रेस्पेक्ट दिखता था। आपको ऐसे बैड माउथिंग करते हुए कोई नहीं मिलेगा, पुराने दौर के खिलाड़ी एक दूसरे की। मैंने यहाँ पे बोला मैं देखता हूँ कई कि बार, जैसे बातों में गंभीर भी कई बार बोल देते हैं कि छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, इस तरह की बातें। श्रीशांत का वो इंटरव्यू देखें, उसमें धोनी के बारे में भी कह रहे हैं कि और 22 मैच खेलता तो आउट हो जाता, इस तरह की बातें आ रही हैं, है ना। मनोज तिवारी को भी मैं देखता हूँ कई बार गंभीर के खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो पहले मैंने नहीं देखी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ होता तो था। मतलब 70-80 के दशक में भी खिलाड़ी नाराज होते थे, गावस्कर कपिल देव के बीच भी मतभेद रहे हैं। हाँ बिल्कुल रहे थे, काफ़ी रहे थे, ड्रॉप हो गए थे। एक शॉट खेला था कपिल देव ने, टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिए गए थे। 83 वर्ल्ड कप के दौरान बोल दिया था, है ना, कि कपिल कप्तान थे कि यार आप रन बनाइए, अब क्या कर रहे हो गावस्कर को। तो नाराज़ हो गए थे गावस्कर, उसके बाद कई मैचेस नहीं खेले थे, उनको इंजरी हो गई थी। लेकिन ऐसी चीज़ें होती थी, बिल्कुल होती थी। बट एनीवे टाइम की बात है। ये चीज़ ये है कि अब थोड़ा सोशल मीडिया है और ये सब चीज़ें, तो अब इंटरव्यूज़ हैं, तो इस तरह से चीज़ें ज़्यादा बाहर हवा दे आती दी हैं। जाती है हाँ, इसको। बट ऐसा नहीं है कि ऐसे होता नहीं था। होता रहा है। नेचर वाइज अलग होते होंगे यार, वीएस लक्ष्मण अलग नेचर के, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है, इस दौर में भी ऐसे ही है। केएल राहुल कहाँ कुछ करेंगे, वो फंस गए थे करण जौहर के शो में बैठे थे, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था। सही बात है, जौ के साथ घुन पिस जाता है। हाँ, तो ऐसे बहुत है जो आपको कभी ऐसा करते हुए नहीं नजर आएंगे। कुछ है जो नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है कि एक खिलाड़ी अलग अलग कैरेक्टर से बनती है। सही बात है, और उनमें कुछ खासियत थी तभी तो वहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो फैंस के लिए तो सबका ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। फैंस जब लड़ने लगते हैं ना, वो देखना थोड़ा सा किसी एक खिलाड़ी के लिए। ठीक है, तो रैप अप करते हैं इस एपिसोड को यहीं पर। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे भी सुनने के लिए आते रहना है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे थे बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव। नमस्कार। बल्ला बोल।